क्या हालचाल है भाई प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है 24/7 के एप्लीकेशन पर। सभी ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं? हाँ जी, सभी ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल है भाई। कमेंट कर दीजिए एक बार जल्दी से। और चलिए, और 5 मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का ही बस। और अभी मैं थोड़ा सा बसाया, क्लास 5 मिनट में स्टार्ट होगी, 5 मिनट में शुरू होगी। तब तक आप जो है पिछले कंटेंट को जरा देखिए कि मैंने पिछला कंटेंट आपको क्या पढ़ाया था, तब तक आप उसको देखिए। और मैं फिर अभी तुरंत जस्ट बैक आता हूँ, केवल और केवल 5 मिनट में, 5 मिनट से और जल्दी, ठीक है? चलिए। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करें जल्दी से अपने टॉपिक को। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। थोड़ा सा सिस्टम मुझे वहाँ पहुँचाना था, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए, प्रणाम सर, मैं आपका हमेशा ऑफलाइन क्लास करती हूँ। चलिए, स्वागत है गायत्री जी, थैंक यू। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन को। और जैसा कि हेडिंग आपने देख रखी होगी, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल भी हमने शुरुआत की थी, विश्व के प्रमुख पर्वत एवं पठार। तो विश्व के प्रमुख पर्वत एवं पठार, तो विश्व के प्रमुख पर्वत एवं पठार की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, समझ रहे भैया? तो विश्व के प्रमुख पर्वत एवं पठार की इसकी हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में आपको पर्वतों के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था मैंने? सबसे पहले मैंने आपको पर्वत के बारे में बताया था, माउंटेन्स के बारे में हमने आपको बताया था। और माउंटेन्स के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जमीन का उठा हुआ वह भूभाग, जमीन का उठा हुआ वह भूभाग जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 600 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई
अधिकतम ऊंचाई 10,000 मीटर तक होती है, 10,000 मीटर तक होती है, उसे पर्वत कहते हैं, उसे पर्वत कहते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने पिछली क्लासेस में बताया था कि 600 मीटर से न होकर के 1500 मीटर। अरे भाई डट जाओ, भाई डट जाओ, आप ही की सुन रहा हूँ, आप ही की सुन रहा हूँ कि हाँ जी 1500 बताया था ना। 1 मिनट डट जाओ, बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, रुक जाओ भाई। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एनसीईआरटी है, जो कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है, उसमें जो नया डेटा आया है, उस नए डेटा के अनुसार अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वहां कह रहा है 600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली, उसको हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। 8,000 मीटर से कुछ ऊंचे पर्वतों के नाम बताइए। तो जो आपकी एनसीईआरटी याद रख लीजिएगा, उसमें 1500 की जगह क्या दे रखा है, 600 दे रखा है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। कितना दे रखा है, 600 दिया, ध्यान रख लीजिएगा। समझ रहे हैं भैया। तो इसीलिए आपको 600 मीटर समझना होगा। तो जमीन का उठा हुआ वह भूभाग जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 600 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 10,000 मीटर तक होती हो, उसे पर्वत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, पर्वत कहते हैं, है ना। तो द हाई एलिवेशन या द अपर पार्ट ऑफ लैंड विच मिनिमम हाइट 600 मीटर एंड मैक्सिमम हाइट इज 10,000 मीटर नोन एज माउंटेन, उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम ध्यान रख लीजिएगा क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसको पर्वत कहते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है भैया। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करेंगे, याद रख लीजिएगा यहाँ पे पर्वत के बारे में, आप इस बात को जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारी पृथ्वी है, लिखते जाइए, यहाँ लिख लीजिएगा भैया कि पृथ्वी की सतह सभी जगह समान नहीं है। पृथ्वी की सतह सभी जगह क्या भैया, समान नहीं है, याद रख लीजिएगा। द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। द सरफेस ऑफ अर्थ द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट is not the surface of earth is not uniform everywhere, यूनिफॉर्म एवरीवेयर, यानी जो पृथ्वी की सतह है वो क्या नहीं है भैया, सभी जगह समान नहीं है। क्या नहीं है भैया, सभी जगह समान नहीं है। इतना समय आप सभी लोग पीडीएफ को करने में लगाते हो, इतने समय में आप इसको नोट भी बना सकते हो ना, है ना। गायत्री पांडेकर सर पीडीएफ आधा अधूरा आ रहा है, प्लीज प्रॉपर पीडीएफ दीजिए। मैडम जी प्रॉपर पीडीएफ भी दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको आप पूरा जो है नोट कर लीजिए, यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। अगला पॉइंट लिखिएगा, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, ये तो आप जानते हैं। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर क्या भी है, लगातार गति हो रही है। देयर इज कॉन्स्टेंट मूवमेंट देयर इज कांस्टेंट मूवमेंट इनसाइड अर्थ। तो पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी की सतह सभी जगह समान नहीं है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। देयर इज ए कांस्टेंट मूवमेंट इनसाइड अर्थ, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा कि पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है।
आधार चौड़ा होता है। तो पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार कैसा होता है? चौड़ा होता है। द पीक ऑफ माउंटेन इज स्मॉल। द पीक ऑफ माउंटेन इज स्मॉल and the base is broad and the base is broad, BROAD, base is broad। भाई नीतीश भारद्वाज सब कुछ करवाएंगे, टेंशन मत लो भैया, है ना भैया, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पढ़ो तो सही भैया ध्यान से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? ठीक है, चलिए आपके कमेंट को ऑफ कर दिया है, और जिसको भी ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए वो जो नंबर मैंने दिया उस पर आप मैसेज कर देना, ठीक है, ये हमारी टीम का नंबर है, ठीक है। चलो, तो जमीन का उठा हुआ वह भूभाग जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 600 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 10,000 मीटर होती है उसे पर्वत कहते हैं, याद रख लीजिएगा। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। द पीक ऑफ माउंटेन इज स्मॉल एंड द बेस इज कैसा हो जाएगा? या ब्रॉड हो जाएगा। बेस कैसा हो जाएगा? ब्रॉड हो जाएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें जैसे आपसे पूछा जाए कि साहब पर्वत तो बहुत ऊंचे होते हैं, क्या सर पर्वत जो है वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं? तो जी हाँ, पर्वत जो है बादलों से ऊंचे भी होते हैं, तो लिख लीजिएगा, है ना, कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़, कुछ पहाड़ बादलों से भी, बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। Some mountains are higher than the clouds. Some mountains, some mountains are higher. Some mountains are higher than the clouds. Than the clouds. कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। Some mountains are higher than the clouds. Are higher than the clouds. ठीक है, अगला पॉइंट लिखेगा, पर्वतों पर, पर्वतों पर जैसे जैसे आप, पर्वतों पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जाओगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। जलवायु ठंडी होती जाएगी। पर्वतों पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। द क्लाइमेट्स गेट्स कोल्डर एज यू गो हायर। द क्लाइमेट्स, द क्लाइमेट्स गेट्स कोल्डर, द क्लाइमेट्स गेट्स कोल्डर यानी ठंडी होती जाएगी। गेट्स कोल्डर एज यू गो, एज यू गो हायर इन एल्टीट्यूड्स, इन एल्टीट्यूड्स या इन माउंटेन्स, कुछ भी आप लिख लो, पर्वतों पर या ऊंचाई पर, इन एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो द क्लाइमेट्स गेट्स कोल्डर, द क्लाइमेट्स गेट्स कोल्डर एज यू गो हायर इन एल्टीट्यूड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कुछ पर्वतों पर, कुछ पर्वतों पर
हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली नदियां होती हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। उन्हें हिमानी कहा जाता है। देखो, एक एक बात नोट कर लो, हर एक बात आपके पेपर में आएगी, वरना बातें बनाते रह जाओगे, पेपर हो जाएगा, फिर देखते रह जाओगे कि ये क्या हुआ। इसलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़ लो। सम माउंटेन्स हैव ऑलवेज, सम माउंटेन्स हैव ऑलवेज frozen rivers, always frozen rivers of ice, frozen rivers of ice, they are called himani, they are called हिमानी। उनको हम क्या कहते हैं भैया? उनको हम हिमानी कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं भैया? हिमानी कहते हैं। ठीक है, क्लियर भैया? ये आता है पेपर में हिमानी। हाँ, तो आएगा जी, बिल्कुल। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं भैया? जिनको हम हिमानी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। ठीक है भैया। हिमनद किसको कहते हैं? हिमनद ग्लेशियर को कहते हैं, जो बर्फ का पूरा पहाड़ होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। कुछ पहाड़ जो है बादलों से ऊंचे भी होते हैं। पर्वतों पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं भैया? जिनको हम हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। अच्छा, जैसे आपने अपने आसपास देख रहा होगा भैया, जैसे आपने अपने आसपास, याद रख लीजिएगा, आपने पर्वतों को देखा होगा। क्या देखा होगा आपने? अपने आसपास पर्वतों को देखा होगा। जी हाँ, नोट्स बाइलिंगुअल हैं। ठीक है, तो अगर आपने उन पर्वतों को देखा होगा तो सामने देखते हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, जिनको आप नहीं देख सकते। जिनको आप नहीं देख सकते, याद रख लीजिएगा। आप लोग कमेंट खोलने के लायक कोई नहीं है ना, आप लोग कमेंट ओपन करने के लायक ही नहीं है, बातचीत करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई की जगह कम। तो अब बस पढ़िए, कमेंट मैंने फिर से ऑफ कर दिए। लिखिए, लिखिए कि भैया, कुछ पर्वत ऐसे हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं। कुछ पर्वत, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं, या सीधा लिखो, इसमें सीधा लिख लो, कुछ पर्वत, कुछ पर्वत समुद्र के, समुद्र के भीतर होते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते, जिन्हें हम नहीं देख सकते। कुछ पर्वत समुद्र के भीतर होते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। सम माउंटेन्स आर इनसाइड द सी, सम माउंटेन्स आर inside the sea, some mountains are inside the sea and which you cannot see, and which you can't see, जिनको हम नहीं देख सकते। कुछ पर्वत समुद्र के भीतर होते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कौन सा पर्वत है, तो लिख सकते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में मौजूद मोनाकी पर्वत, प्रशांत महासागर में मौजूद मोनाकी पर्वत, कोष्टक में लिख लेना हवाई द्वीप, अमेरिका का जो क्षेत्र है हवाई द्वीप, वहां पर है।
तो प्रशांत महासागर में मौजूद मोनाकी पर्वत सागर के अंदर स्थित है, सागर के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10,000 कुछ है, 10,205 मीटर है, 10,205 मीटर है, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर है। मोनाकी माउंटेन inside the sea in Pacific Ocean, which height, its height, ocean, its height is 20 meter, 20 meter। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो ये पर्वतों की विशेषताएं से प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई जमीन का उठा हुआ वह भूभाग, ये पूछा जा सकता है, इत्यादि चीजें और पूछी जा सकती हैं। नोट करें जल्दी से। क्लियर है? अच्छा, क्लियर है ये बात। तो ये बात यहाँ पे पर्वतों के बारे में हो जाएगी भैया कि जमीन का उठा हुआ वह भूभाग जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 600 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 10,000 मीटरों से पर्वत कहते हैं। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही होती है, ये भी आप जानते हैं। पर्वत का शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है ना, इस तरीके से होता है, याद रख लीजिएगा। दूसरा बात करेंगे, कुछ पहाड़ इतने बड़े होते हैं कि बादलों से भी ऊंचे होते हैं। सम माउंटेन्स आर हायर देन क्लाउड्स। पर्वतों पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जलवायु ठंडी होती रहती है। द क्लाइमेट गेट्स कोल्डर एज यू गो हायर इन एल्टीट्यूड इन माउंटेन्स। ये प्रश्न पूछा जाता है भैया कि भाई जब आप ऊपर जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि और गर्मी बढ़ती है या सर्दी बढ़ती है, तो ध्यान रखिए वहां पे टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली नदियां होती हैं जिनको हिमानी कहते हैं। सम माउंटेन्स हैव ऑलवेज फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। बर्फ की नदियां होती हैं, दे आर कॉल्ड हिमानी, जिनको हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। कुछ पर्वत जो ऐसे होते हैं, याद रख लीजिएगा, जो
समुद्र के भीतर भी होते हैं, इनसाइड द सी होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, मोनाकी पर्वत। मोनाकी पर्वत कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। अमेरिका का जो हवाई द्वीप प्रांत है वहां पर स्थित है, सागर के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। ये पूछा जाता है पेपर में, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगला पॉइंट लिखिएगा। अब यहाँ पर पर्वत के प्रकार की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे पर्वतों के प्रकार, जो प्रश्न पूछा जाता है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एनसीईआरटी में 3 प्रकार के दिए, हम 4 प्रकार के आपको पढ़ाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस, on the basis, on the basis of origin, there are 4 types, 4 types of mountains, there are 4 types of mountains। तो उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत कैसे होते हैं भैया? 4 प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिख लीजिएगा। पहला एक पर्वत होता है जिसको हम कहते हैं वलित पर्वत। क्या कहते हैं भैया? पहला एक पर्वत होता है जिसको हम कहते हैं वलित पर्वत। दूसरा एक पर्वत होता है जिसको हम कहते हैं भ्रंश पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत भी लिखते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में भ्रंशोत्थ, भ्रंशोत्थ पर्वत। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। और चौथा होता है, याद रख लीजिएगा हमारा, जिनको हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। यही मैंने अलग से ऐड किया हुआ, ये आपके एससीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये अलग से बनता है। वलित पर्वत ध्यान रख लीजिएगा, इसी को हम एक और कहते हैं, ध्यान रख लीजिए, इसको मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोड़दार पर्वत कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। क्या कहते हैं भैया? फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, अलका सिंह करें, इन क्लास की पीडीएफ भी मिलती है क्या? नहीं जी, पीडीएफ बिल्कुल नहीं मिलती है सर, रत्ती भर पीडीएफ नहीं देते हम। आप लोगों को इतनी चिंता पीडीएफ की रहती है, इतनी चिंता, यहाँ मैं ये बोर्ड पर लिख रहा हूं, इतनी चिंता आप अपने हाथ से लिखने में क्या जोर जा रहा है बताइए? आपके हित के लिए कह रहा हूं मैं। जब आपका दिमाग कलम चलेगी, थोड़ा दिमाग भी चलेगा और खुद के बनाए हुए नोट्स भी बन जाएंगे एक व्हाइट कॉपी में, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा या पीडीएफ मोबाइल में ज्यादा फायदेमंद रहेगा? मुझे ये बता दीजिए। अगर एक कॉपी में ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे पास इसकी पीडीएफ होती तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता? क्योंकि मैंने इसको खुद से पढ़ा है, खुद से मैंने इसको लिखा है, हैं? तभी तो मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो ऐसे कल आप स्कूल में बनोगे तो क्या दलिया खिलाने के लिए बच्चों को स्कूल में बनोगे, या अपने दिमाग में कुछ चीजों को लाने के लिए पढ़ोगे? एक बात बताओ, बुरा मानने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल साफ बात कह रहा हूं। आप जब इनको अपनी कॉपी पेंसिल से लिखोगे तो आपके कुछ दिमाग में भी आएगा, कुछ चीजें आप सीखोगी, और हो सकता है साथ साथ लिखते वक्त याद भी हो जाए। तो ये ज्यादा बढ़िया है कि पीडीएफ ज्यादा बढ़िया है? जरा मुझे कमेंट करके बताना। गजब आदमी हो, बताओ पेपर में 15 दिन 20 दिन बचे हैं और अभी भी पीडीएफ मिलती है क्या? धन्य हो भाई साहब आप लोग ऐसे, है ना। और जो पीडीएफ, एक बात होता हूँ, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, जितने भी लोग ये जो पीडीएफ की डिमांड करते हैं, आप पेपर में पास हो जाओ तो मेरे पास आ जाना कि अनुपम सर ये कहानी है। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं आपको, मैं आपका हित की कह रहा हूं। तो आपका दोस्त होने के नाते, गुरु होने के नाते, टीचर होने के नाते, भाई होने के नाते आपको समझा रहा हूं। आपसे ज्यादा दुनिया देखी इन सब चीजों की, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लेकिन नहीं भैया, पीडीएफ दे दीजिए इनको। अरे हम लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, ऐसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए, ताकि आपके ये दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है वो निकले और कुछ ज्ञान आपके अंदर आए, तब आप चीजों को कर पाएंगे। लेकिन नहीं। ब्रह्मसोत पर्वत को इंग्लिश में हम कहते हैं, याद रख लीजिएगा, ब्लॉक माउंटेन। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ज्वालामुखी पर्वत को इंग्लिश में हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। और अवशिष्ट पर्वत को बोलते हैं रेजिड्यूअल माउंटेन, रेजिड्यूअल माउंटेन। क्या कहते हैं भैया? रेजिड्यूअल माउंटेन कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए सर जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं बाकी के लोगों को क्या समस्या है ना। समझ रहे हैं? तो पहला हमने आपके लिए बोला वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। दूसरा हमने आपके लिए बोला भ्रंशोत्थ पर्वत, भ्रंशोत्थ, ब्लॉक माउंटेन। तीसरा हमने आपके लिए बोला ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन।
चौथा हमने बोला अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन। अपने दिमाग को थोड़ा सा शून्य की अवस्था में लेकर आइए और जो हम कह रहे हैं उसको पढ़िए, क्योंकि आपसे ज्यादा अनुभव है इन सब चीजों का। पेपर में यही पूछा जाएगा जो आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले वलित पर्वत। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले वलित पर्वत, ये चारों नोट कर लिए ना। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत को कहते हैं मूर्धार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। भ्रंशोत्थ पर्वत को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ज्वालामुखी पर्वत को बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। अवशिष्ट पर्वत को बोलते हैं हम रेजिडुअल माउंटेन। क्या बोलते हैं भैया? रेजिडुअल माउंटेन। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले वलित पर्वत। वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। लिखिए, ऐसे पर्वत जिनका निर्माण प्लेटों के आपस में टकराने से होता है। ऐसे पर्वत जिनका निर्माण प्लेटों के आपस में टकराने से होता है। ऐसे पर्वत जिनका निर्माण प्लेटों के आपस में टकराने से होता है, वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। वलित या मोड़दार पर्वत कहलाते हैं। वलित या मोड़दार पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, वलित या मोड़दार पर्वत कहलाते हैं। तो माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट बोलेंगे इंग्लिश में, हाँ, ड्यू टू कन्वर्जेंट ऑफ टू प्लेट्स। कन्वर्जेंट ऑफ टू प्लेट्स known as folded mountain। अब आप प्लेटों के बारे में तो हम जानते हैं, दुनिया में कितनी बड़ी प्लेट है? 7 बड़ी प्लेट है दुनिया में। दुनिया में कितनी बड़ी प्लेट है भैया? 7 बड़ी प्लेट है दुनिया में। और जब 7 बड़ी प्लेट है दुनिया में, तो उनमें से यह हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे। इसके क्या एग्जाम्पल आप लिखोगे? लिखिए, इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखिए। सबसे पहले लिखिएगा कि विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय है। विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय है। विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय है। कहां पर है? एशिया में। ये मत पूछना कि साहब कहां पर है साहब, है ना। तो वर्ल्ड न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन इज हिमालय। हिमालय कौन सा हो जाएगा? हिमालय। दूसरा एक पॉइंट पूछा जा सकता है इसमें कि ये बताओ विश्व का सबसे लंबा वलित पर्वत कौन सा? तो लिखिए, विश्व का सबसे लंबा वलित पर्वत। तो विश्व का सबसे लंबा वलित पर्वत एंडीज पर्वत है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित हुई है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फोल्डेड माउंटेन इज एंडीज। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फोल्डेड माउंटेन इज एंडीज, which is located in South America continent। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। क्लियर है? नोट कर लिया? यहां तक नोट कर लिया सब लोगों ने? विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो इसका सूत्र हो जाएगा हिमालय। पूछा जाता है विश्व का सबसे लंबा वलित पर्वत कौन सा है? एंडीज। लंबाई लिख लीजिए कितनी है? 7200 किलोमीटर। ये भी पूछा जा सकता है, 7200 किलोमीटर। अब तीसरा पॉइंट आपसे पूछा लगेगा भैया कि विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत, विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत अरावली है। और ये मत पूछना भैया कि अरावली कहां पर है। भैया भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। समझ रहे हो? तो विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत, मोस्ट एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन, मोस्ट एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन इज अरावली, लोकेटेड इन इंडिया। भारत में स्थित है, लोकेटेड इन इंडिया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए उत्तर अमेरिका का अपलेशियन, उत्तर अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत, तथा रूस का यूराल पर्वत अपर्दन की प्रक्रिया के कारण गोलाकार दिखाई देते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण गोलाकार दिखाई देते हैं, गोलाकार दिखाई देते हैं। ऐसे राउंड शेप में, ऐसे ऊपर से गोलाकार दिखाई देते हैं। ड्यू टू इरोजन द अपलेशियन एंड यूराल माउंटेन, ड्यू टू इरोजन अपलेशियन एंड यूराल माउंटेन आर सोन इन राउंड शेप। इंग्लिश देख लेना भाई, इंग्लिश मेरी बड़ी कमजोर है। कोई का शब्द कुछ वर इधर उधर, कुछ सोन सूस क्या क्या होता है देख लेना, है ना। ठीक है, अगला अपन लिखेगा कि विश्व की 4 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, विश्व की 4 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं वलित पर्वत का उदाहरण है। यानी सबसे ज्यादा वलित पर्वत पाए जाते हैं दुनिया में। जो पूरे विश्व की 4 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो वलित पर्वत का उदाहरण है ना। कौन कौन सी है? नंबर 1 तो सबसे पहले ले लीजिए एंडीज,
जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है कहाँ पर है भैया, दक्षिण अमेरिका में। ये भी कैसे भैया, मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है रॉकी, रॉकी केजीएफ वाला रॉकी नहीं है, कहाँ पर है रॉकी, उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में। तीसरा हो जाएगा हिमालय, हिमालय कहाँ पर हो जाएगा, एशिया में, हिमालय कहाँ हो जाएगा, एशिया में। चौथा हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ये पूरे विश्व की 4 बड़ी श्रृंखलाएं लगातार, सबसे बड़ी एंडीज, उसके बाद दूसरी रॉकी, उसके बाद तीसरे नंबर की हिमालय, चौथे नंबर की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चारों ये अलग अलग है, ये चारों ही किसके उदाहरण है, वलित पर्वत के उदाहरण है। ये चारों ही किसके उदाहरण है भैया, वलित पर्वत के उदाहरण, याद रख लीजिएगा, है ना, समझ रहे हो। तो विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है, अरावली हो जाएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। उत्तर अमेरिका का अपलेशियन याद रख लीजिएगा। वहीं रूस का यूराल पर्वत जो है वो अपर्दन की प्रक्रिया के कारण गोलाकार दिखाई देते हैं। कौन से पर्वत अपर्दन के कारण गोलाकार अवस्था में दिखाई देते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या, हालांकि अलग से लिखाऊंगा, तो याद रख लीजिएगा गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, 1722 मीटर ऊंचाई है, 1722 मीटर ऊंचाई, याद रख लीजिएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है पल्लवी, ठीक है, क्लियर है। चलो सम अदर एग्जांपल लिख लीजिए, सम अदर एग्जांपल, सम अदर एग्जांपल, कुछ अन्य उदाहरण, कुछ अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी से चीज़ों को पढ़ते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए, बढ़िया पेपर आपका जल्दी होगा, तो जल्दी से चीज़ों को याद हो जाए ना। वैसे तो मैं लिखा चुका हूँ, जैसे रॉकी मैंने आपको लिखा दिया, अपलेशियन लिखा दिया, एटलस लिख लो अफ्रीका में, एटलस, एटलस पर्वत कहाँ पर है, अफ्रीका में, याद रख लीजिएगा। ये भी कैसा है, मोड़दार पर्वत का उदाहरण है एटलस। यूराल पर्वत लिखा दिया यूरेशिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लिखा दिया, आल्प्स लिख लो यूरोप में, आल्प्स, आल्प्स लिख लो यूरोप में। ऊपर जो लिखा दिया हूं वो भी है, यहाँ वो लिखा रहा हूं जो नहीं लिखा है, काकेसस यूरोप में, काकेसस, तो काकेसस कहाँ हो जाएगा भैया, तो काकेसस जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा यूरोप में हो जाएगा। हिंदुकुश हो जाएगा अफगानिस्तान में, हिंदुकुश हो जाएगा भैया कहाँ, अफगानिस्तान में। हिंदुकुश कहाँ हो जाएगा भैया, अफगानिस्तान में हो जाएगा। तियानसान कहाँ हो जाएगा, रूस में, तियानसान, तो तियानसान कहाँ हो जाएगा, रूस में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। वहीं कुनलुनसान और नानसान, कुनलुनसान, कुनलुनसान, नानसान, ये दोनों कहाँ हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे चीन में। ये कुछ और उदाहरण है, इन उदाहरणों को याद रख लीजिएगा। दो में क्या लिखा है अभी बोल रहा हूँ, साथ के साथ इतना भी समझ में नहीं आ रहा भैया, क्या ही करूँ आप लोगों का, इतना भी नहीं। एटलस, दूसरा लिखा आल्पस। थोड़ा पहले मैडम जी ध्यान से सुन लिया करिए, आपके हित की, इतना भी राइटिंग खराब नहीं है सरकार, इतना भी राइटिंग खराब नहीं है। आप लोगों का बैकग्राउंड गड़बड़ है, आप लोगों ने बहुत दिन से पढ़ाई नहीं की है ना। थोड़ा पढ़िए प्लीज, मेरी बातों का बुरा मत माना करिए, भाई के तरीके से बोलता हूँ मैं, सारी चीजों को सलाह देता हूँ। निश्चित तौर पर जब आप अध्यापक बनेंगी तो याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा आपको याद मुझे ही करेंगी कि यार अनुपम सर साफ बात कहते थे। एटलस हो जाएगा अफ्रीका में, आल्पस हो जाएगा यूरोप में, काकेसस हो जाएगा यूरोप में, हिंदुकुश हो जाएगा अफगानिस्तान में, तियानसान हो जाएगा रूस में, और कुंडलोनसान हो जाएगा भैया कहाँ पर भैया, चाइना में। कुंडलोनसान कहाँ हो जाएगा, चाइना में, ठीक है भैया। चलिए, तो ये आपके क्या हो गए भैया, ये आपके हो गए भैया क्या, फोल्डेड माउंटेन हो गए, क्या हो गए भैया आपके, ये आपके हो गए भैया फोल्डेड माउंटेन हो गए, जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। इससे आगे की कहानी को हम कल डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको चाहिए तो। फोल्डेड MOUNTAIN, फोल्डेड माउंटेन BPSC बैच, है ना। तो फोल्डेड माउंटेन BPSC बैच सेव कर दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता होगा, आप में से, और न जिनको पता हो तो उनको मैं बता दूं, SSTY अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको देख सकते हो ना। तो वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। समझ नहीं समझ रहे, तो यहाँ पर ये सीधा टेलीग्राम पे चलते हैं हम। यहाँ पे कहाँ गया भाई, मिल जा, नहीं मिल रहा तो सर्च कर लो यहाँ पे ना,
इसको यहाँ पर जो है सर्च कर लो, SSTY अनुपम सर। अरे ससुर कहाँ गया, है ना, मिल ही नहीं रहा साहब। अरे ससुरा मिलेगा कैसे नहीं सर ये। चलो भाई ये रहा, देखो अनुपम सर अड्डा के नाम से मिल गया। अरे ज्वाइन ग्रुप, अच्छा ज्वाइन ग्रुप करना पड़ेगा, सेंडिंग मैसेज नॉट अलाउड। अरे अनुपम का करके मानोगे तुम। चलो भाई बाद में भेज देंगे, कल भेज देंगे, ठीक है भाई। चलो तो आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। बढ़िया लगा हो तो फीडबैक दे देना, ना बढ़िया लगा हो तो और अच्छी बात है। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बस कुछ भी करो, बस पढ़ाई करो, ठीक है भैया। कल मुलाकात करेंगे।